जो जियो पॉलिटिक्स है वो एक आम आदमी को ऑन द रोड भी अफेक्ट करता है। सो व्हाट इज योर टेक कि जो अमेरिका अभी कर रहा है, या हाउ डू यू लुक एट अमेरिका मिडिल ईस्ट पॉलिसी? अगर हम किसी को नाम भी कुछ दे रहे हैं तो वो व्हाट आई थिंक योर नेम शुड बी इज व्हाट आई विल कॉल यू। इसराइल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था। वो 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917-18 के बाद में बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम में। जो अभी यूएस ने जो ईरान पे अटैक किया है, व्हाट डू यू हाउ डू यू सी इट? व्हाट वाज द रियल मोटिव बिहाइंड से अटैकिंग ईरान इन कोहोर्ट्स विद से इजराइल? जो हम इंडिया में भी बात करते हैं एक चिकन नेक, जहां से बहुत छोटी एक जगह है जहां से तो हमें सप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। इजराइल की क्या हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटी रही हुई है? One of the best ways in which choke points has been used is by the British Empire. Hey Karan, how are you? Hello, I'm well. How are you? आई एम गुड करण, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल है फॉर अ फ्यू रीजंस। क्योंकि आज तक के जो भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं वो मोस्टली मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को जिनको मैं जानता हूँ फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो लाइक इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड दोज काइंड ऑफ पीपल। बट यू आर अ प्रोफेसर हु टीचेस पॉलिटिकल साइंस, और जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। यू आर ऑफ कोर्स एन एक्सपर्ट इन इट, और जियोपॉलिटिक्स एट सम लेवल लुक्स लाइक मोर लाइक अ गेम ऑफ थ्रोन्स टू मी, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वर्ल्ड के मैप पे, और वो अपने चेस मूव्स कर रहे हैं, राइट? तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। आई ऑल्सो थिंक कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक आम आदमी को ऑन द रोड भी अफेक्ट करता है। Probably he might not come to know of it, but in some way it affects a common man on the road. So I think we'll discuss all this, कौन से major players हैं, how the present world is playing out, and how do you think the future could pan out in terms of geopolitics. So I think the first thing which comes to my mind, and which I think is quite relevant and talked about thing, is America and Israel have commonly attacked Iran a few months back. Of course, that is one part of the geopolitics. But when you talk about Middle East, from what I understand, typically there are few countries which are kind of interplaying among themselves. So there is Saudi Arabia, there is UAE. Saudi Arabia and Iran have some history, and then there is Israel, there is Lebanon, Palestine, and all those countries जो एक play out कर रही हैं अपने role. And of course, America has a major say in it. It does a few things here and there, and I'm sure they have some policy of their own. So what is your take कि जो अमेरिका अभी कर रहा है, या how do you look at America's Middle East policy as of now? Right. At the outset, I'm very glad that you asked me to come on for the podcast. This is like something that is very close to my heart. For the life of me, I do not this is the one thing that I love the most, politics and geopolitics, especially. Coming to your question, with regard to America's policy in what they call the Middle East, right? It's very important that at least us as Indians, मैंने this is something जो हमें समझना चाहिए कि हमारे लैंग्वेज में भी जियोपॉलिटिक्स आती है। हम किस चीज को, कौन सी जगह को क्या बुलाते हैं, वो भी एक जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है जो शायद बहुत सदियों पहले, सेंचुरीज अगो वो प्ले हुआ है और आज भी हम मानते हैं। Even the term Middle East, like as we define it as Middle East, is a definition which was made by the British Empire. ब्रिटिश Okay. एम्पायर के एशिया को देखने के तीन टाइप्स थे: द नियर ईस्ट, मिडल ईस्ट एंड फार ईस्ट। राइट, तो वो Okay. उनके हिसाब से ईस्ट में कौन सा पास में है, कौन सा मिडिल है और कौन सा दूर है, उसके हिसाब से वो ईस्ट डिफाइन करते हैं। तो मिडिल ईस्ट आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट शायद मिडिल ईस्ट ही है। मिडिल ईस्ट हमारे लिए मिडिल ईस्ट नहीं है। मिडिल ईस्ट हमारे लिए एक जो ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन जो हो सकता है इज वेस्ट एशिया। और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी अपने आप को शायद मिडिल ईस्ट नहीं बोलती होंगी अगर अमेरिका से डायरेक्टली बात नहीं कर रही है तो, क्योंकि वो एशिया के वेस्ट में है। दैट इज अ मोर ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। India, for example, is part of SAARC. So we are South Asia. There's ASEAN, which is Southeast Asia. There's East Asia. There's Central Asia. And then there's West Asia. तो वहां पर भी एक जियोपॉलिटिक्स आ जाती है कि अगर हम किसी को नाम भी कुछ दे रहे हैं तो वो
what I think your name should be is what I will call you, which is not the way it works, right? Yeah, a नाम strange way of आपका looking जो at है it. वो आपका है, Right, नॉट जो right. मैं चाहता हूँ आपको हो। Absolutely. राइट, सो हाँ, मतलब ये इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका जब अपना मिडिल ईस्ट बोलती है तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में उनको उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट का जो नाम होना चाहिए वो नाम होता है। और coming to your main question on Middle East, America has a Middle East policy which is mainly dictated जो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एक अमेरिका हैज दिस एक्सट्रीम लेवल ऑफ extremely rich people who are very insecure about money, and that is what America has about oil, right? Oil, Hmm. America has a lot of oil, but it is still extremely insecure about oil, and वो oil के पीछे ही भागते हैं for various political reasons inside. And America has a very strong Jewish lobby, which leads to its intervention in Israel as of now today, and उसकी वजह से their entire Middle East policy is constructed. America is not at all a country which cares enough about Middle East as much as it cares about primarily oil and primarily Israel. And ये पहले at least presidents मुंह पे बोलते नहीं थे, but Donald Trump is open enough to actually say that on the face. पहले it was only in academic circles या in understanding कि नहीं America is about oil and Israel only. But now they are very blatant about it. And to be honest, it's a little refreshing to see American presidents being blatant about what their priorities are, and they don't sugarcoat it anymore. गॉट इट। तो जो इजराइल की तरफ ये एफिनिटी है अमेरिका की, मतलब इसकी क्या हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है, मतलब व्हाट इज, व्हाई दिस एफिनिटी टुवर्ड्स इजराइल सो टू से? So there is a Jewish lobby in America, that is definitely there. There are a lot of people in America who are completely and absolutely adhere to, like they tilt towards Israel, because Israel भी तो बहुत पुराना देश नहीं है। Israel ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता था। वो 19 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917-18 के बाद में बैल्फोर डेक्लेरेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के जो फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल के जो यूनाइटेड किंगडम के जो थे, उनका नाम ही बैल्फोर है। ही प्रोमिस्ड लैंड फॉर द जूइश पीपल इन इजराइल, राइट, सेइंग कि बहुत बहुत सालों पहले, लिटरली सेंचुरीज एंड मिलेनिया अगो वहां पर जूइश फेथ का ओरिजिन हुआ है। एंड उसके बेसिस पर दे हैव एंड दे शुड हैव कंट्रोल ओवर दैट लैंड, इन द सेंस कि वो उनका promised लैंड है। दैट इज अ टर्म दैट इज वेरी ऑफन यूज्ड, promised land, that Israel is the promised land because it was promised to the people. And that got much more traction because of the Holocaust. Nazi Germany में जो Holocaust हुआ, उसकी वजह से there was a lot of I wouldn't say pity. Pity is a very strong word, but there was a lot of concern towards what happened against the Jewish people in Nazi Germany, and that is where Israel got even more prominent, and Israel got even more impetus कि वो अपने हिसाब से अपना कुछ करे and makes their own state, which is so strong कि आसपास कोई भी ना आ सके। गॉट इट। तो जो अभी यूएस ने जो ईरान पे अटैक किया है, व्हाट डू यू, हाउ डू यू सी इट, व्हाट वाज द रियल मोटिव बिहाइंड से अटैकिंग ईरान इन कोहोर्ट्स विद से इजराइल? Israel has always wanted America to join Israel in attacking Iran. Most previous presidents, not most, all previous presidents have just been very careful of not going into that area. हम लोग जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। इजराइल इज एन एक्सट्रीमली जियोपॉलिटिकली सिक्योर एरिया, ठीक है। इजराइल एटलीस्ट तीन तरफ से, इजराइल जो हम देखते हैं, जो इजराइल का मतलब सी लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात होती है, इजराइल का पूरा समुद्री तट इसका लाइक समुद्री नियर द कोस्ट, जस्ट बियॉन्ड द कोस्ट देयर आर प्रॉपर माउंटेन्स। On the north, राइट। there are proper mountains. Where they don't have mountains is on the side of Afghanistan and a little towards Pakistan and Balochistan, southern, southeast area पे। बट इसराइल इज एक्सट्रीमली फोर्टिफाइड। अगर जियोपॉलिटिकल लॉटरी के हिसाब से देखा जाए, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स इज एसेंशियली लॉटरी, राइट, आपके देश में आपको कौन से जियोग्राफिकल फीचर्स मिले हैं जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, it is basically a lottery, right? So we'll talk about we can talk about geopolitical lottery in श्योर। detail, but या। uh,
Iran is geopolitically very secure and it is doing reasonably well कि वो अपने geopolitics को use करके अपना defend भी कर पाते हैं. And हम्म it is not a good idea for any nation to try and attack Iran. मतलब अगर हम हम्म डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के हिसाब से देखें तो हम्म इट मेक सेंस फॉर द फैक्ट कि इसके पहले एवरी प्रीवियस प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड कि ईरान में प्रॉब्लम है, वी आर नॉट वेरी फ्रेंड्स विद ईरान, ये है वो है जो भी है, बट एक मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईरान इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. वहां पर नहीं जाना चाहिए बिकॉज इट विल नॉट बी गुड. इट विल नॉट बी गुड इन टर्म्स ऑफ मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ईरान कैन यूज इट्स ज्योग्राफी एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू जियो पोलिटिकल लॉटरी. नहीं, बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि यूएस ने जब ईरान पर अटैक किया तो ऑफ कोर्स दे माइट हैव डन इट बिकॉज ऑफ द विश ऑफ द जूइश लॉबी, बट डू यू थिंक कि दे वेंट एज फार एज थिंकिंग कि हम ईरान के ऑयल रिजर्व्स पे भी कंट्रोल कर लेंगे? They definitely did. That is definitely one of the things that the American executive currently wants is control over Iranian oil. If not direct control, at least indirect control. Because वो बोलते हैं हमें regime change नहीं करना है, but having a friend in the Iranian leadership is basically having access to oil and control over oil. Got it. And like, what do you think? How did Strait of Hormuz played out? थोड़ा Strait of Hormuz के बारे में बात करते हैं, because 2 months back, I don't think anybody in India other than you and possibly a few other people would have heard of Strait of Hormuz. I had never heard of it, but now it has become a very famous term, so to say, in India. I'm sure a lot of people would have Googled about it. They know about it. But Strait of Hormuz, how do you look at it? In terms of a choke point or whatever you might want to call it, और क्या यूएस ने ये एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि such a thing could really play out? So we can talk a bit about Strait of Hormuz, like if you really would want to. Yes. Okay, so very simple. A strait is something like a narrow body of water that connects to larger bodies of water. तो वहां पर जो अंदर में जो सी है, which is a sea that is giving access to Qatar, Kuwait, a part of Iraq, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Bahrain. Besides Oman and Yemen, जिनके पास स्टेट ऑफ हॉर्मूज को छोड़कर भी ऑप्शंस हैं. हम्म ठीक है. तो ये सब कंट्रीज से जितना ऑयल निकलता है अप टू अ लार्ज एक्सटेंट वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के एक नैरो एरिया से ही निकलता है. हम्म Right. And there is this entire thing called the United Nations Convention on the Laws of Sea. UNCLOS बोलते हैं, UNCLOS. Okay. UNCLOS में सिंपल बोला गया है कि and this is something mostly all of the nations follow, that हमारा जो तट होती है, द कोस्ट लाइन से एक लिमिट तक इज समथिंग दैट इज considered territorial waters, and उसके beyond it's considered exclusive economic zone. स्टेट ऑफ हॉर्मूज उतना छोटा है कि वहां पर ओमान और ईरान के बीच में वो पूरा एरिया कवर नहीं होता है. सो इट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड हाफ वे बिटवीन दिस साइड ओमान एंड दैट साइड ईरान. एंड कोई भी एक ईरान मतलब इतना छोटा, इतना एक नैरो एक चोक पॉइंट हो, इट्स बेसिकली जो हम इंडिया में भी बात करते हैं एक चिकन नेक, जहां से बहुत छोटी एक जगह है जहां से तो हमें सप्लाई कुछ भी कर सकते हैं. एक छोटा पॉइंट हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल, क्योंकि अगर मेरा वो चोक पॉइंट पे कंट्रोल है, वहां पर आई स्टॉप वॉट एवर ऑपरेशन आर गोइंग ऑन, तो फिर पूरा का पूरा सी लेन बंद हो जाता है. आई ओनली हैव टू हैव कंट्रोल. कंट्रोल भी नहीं, आई ओनली हैव टू हैव द थ्रेट कि आप वहां से पास करोगे, मैं आपके शिप पे बॉम्ब गिराऊंगा. सिंपल. वो सिर्फ थ्रेट चाहिए. मैं हम्म एक्चुअली आपके शिप पे बॉम्ब गिराऊं या ना गिराऊं इज नॉट इवन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ यू आर इवन थ्रेटेंड कि मैं आपके शिप पे बॉम्ब गिराने वाला हूं, दैट मीन्स आप वहां से पास नहीं करोगे. एंड हम्म वन ऑफ द मेजर रीजन आप वहां से पास नहीं करोगे इज बिकॉज यू विल हैव नो इंश्योरेंस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ जियो पॉलिटिक्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज नॉट जस्ट कि ईरान वहां पे थ्रेटन कर रहा है. ईरान ने वहां पर थ्रेटन किया, बट ये भी लोग जानते हैं कि ऐसे ऑयल टैंकर्स जो आते जाते रहते हैं, ऐसे इतना इजी नहीं है कि ईरान रैंडमली को सभी ऑयल टैंकर्स पे बॉम्ब गिरा देगा और सब ऑयल टैंकर्स को जला देगा. इट वुड बी एन एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी जो ईरान को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. वहां पे पूरे मरीन इकोसिस्टम की बैंड बज जाएगी, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. नहीं होने वाला है, प्रॉब्ली इतना इजी नहीं है कि ऑयल टैंकर्स को बॉम्ब किया जाएगा.
But the point is, an insurance company which has control over what a ship will and will not do. कंपनीज जो शिप चलाती हैं उनके पास कंट्रोल है, बट ऑल्सो द इंश्योरेंस कंपनीज के पास कंट्रोल है कि वो बोल देंगे देखो आपके ऊपर अगर अटैक होता है, ये वॉर रिलेटेड अटैक होता है, तो वी हैव नथिंग टू डू बिकॉज आपको नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों गए, हम आवर इंश्योरेंस विल नॉट कवर दैट। सिंपल। तो इंश्योरेंस के डर से ही कोई शिप कंपनी अपना या कोई कंट्री विच इज नॉट इवन इन्वॉल्व इन द वॉर विल बेसिकली से कि हमें तो नहीं जाना है, मेरे आई हैव नो इंश्योरेंस कवरेज, सो व्हाई विल आई गो। श्योर, कैन वी टॉक ऑल्सो बिट अबाउट ईरान और इसराइल की क्या हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटी रही हुई है? व्हाई डज So, इसराइल डिसलाइक ईरान सो मच एंड वाइस वर्सा? right. The entire history of Israel vis-a-vis the entire West Asia is very complicated. एक तो वेस्ट एशिया का भी लॉजिक है कि आप यहाँ पर थे नहीं, आप अचानक से कहाँ से आ गए। ठीक है, हम्म। ये लॉजिक तो हो ही सकता है, एंड हम्म। विदाउट एनी बायस टुवर्ड्स वन और द अदर, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड्स कि किसी और के, मतलब ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटेन में है, बट उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वी हैव टू गिव अ प्लेस दैट वाज प्रॉमिस्ड अ मिलियन ईयर्स अगो, नॉट मिलियन बट 1000 years ago टू या द Jewish people in somebody else's country, वहां पर हम एक इसराइल एक जूइश देश बना देते हैं, एंड बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो the entire West Asian countries, the West Asian civilization has had a problem with Israel. Some countries do not have a problem with Israel directly because of bad experiences in the past. Like Israel के जो बहुत close neighbors हैं, even Saudi Arabia for that matter. Saudi Arabia is a very good friend of USA, and Israel is a very good friend of USA. So they cannot openly have very problematic ideas against each other. But Iran has had problems with everything, in terms of the fact that it was not very good friends with USA at least since 1979, and at the same time there is this civilizational conflict जो हमेशा रहा है in terms of the Middle East. And ये we cannot deny the fact that there has always been tensions among the three Abrahamic religions. Islam, Judaism, and Christianity, these all three technically come from the same family of religions. They are called the Abrahamic religions. तो इनके बीच में हमेशा से conflict और friction रहा है, हमेशा से, in the sense, since the religions began started. officially. तो वो conflict is something that will still fester, and overall the history is very complicated कि Iran and Israel have never been friends. They have problems with each other in terms of their existence, and वैसे तो Pakistan and Israel are also not friends. Pakistan officially does not recognize Israel as a country and vice versa. So पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आप जानते हैं लिखा हुआ है कि valid for all countries except Israel. अच्छा, I didn't know that. I didn't know that. Quite interesting. अच्छा. बांग्लादेश के पासपोर्ट अगर, लेकिन आप बांग्लादेश पासपोर्ट हम्म. होल्डर और हम्म. पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, एटलीस्ट इन दोनों की कंट्रीज पे लिखा हुआ ही है कि हम्म. वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इसराइल, एकदम पासपोर्ट पे प्रिंटेड, ओके, That's मतलब great. अलॉन्ग विद अदर इंफॉर्मेशन दैट इज देयर, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन तो लोगों की होती है पासपोर्ट पर, हाँ. बट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द पासपोर्ट वहां पे लिखा हुआ है। आई थिंक मलेशिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट फुली श्योर, बट मलेशिया की पासपोर्ट पे भी लिखा है, बट पाकिस्तान आई कैन डेफिनेटली गारंटी, देयर आर सो मेनी पिक्चर्स। Okay, great. That's interesting. अभी we were just talking about Strait of Hormuz. So what clearly has played out that Strait of Hormuz is a leverage point when it comes to uh, geopolitics as a choke point, क्योंकि इसको Iran has used it super effectively. Do you think ऐसे choke points वर्ल्ड में कोई और भी हैं जो कि कंट्रीज ने हिस्टोरिकली यूज किए हैं as a leverage point when it comes to geopolitics? हाँ, मतलब आई थिंक अप टू अ लार्ज एक्सटेंट द वे आई सी इट, मोस्ट ऑफ ह्यूमन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज समहाउ रिलेटेड टू choke points, if I can, I can even show you a map, and Yeah, yeah. at least in the recent past, one of the best ways in which choke points has been used is by the British Empire. British Empire at its height essentially controlled every single choke point on the entire globe. पूरे वर्ल्ड के जितने choke points थे, British Empire ensured that it has some amount of control, either very high amount of control or at least a nominal amount of control it has kept on every single choke point. And
ब्रिटिश एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था एक टाइम पर, आज जो देर आर 100-ish कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके एवरी हम्म। ईयर। सो इतना कंट्रोल पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड पे ब्रिटिश एम्पायर का जो था, was up to a large extent entirely by the British control over choke points. I have a map that I would like to show श्योर you. This map essentially covers the modern choke points. Okay. And ये मैप हमें देखने में थोड़ा सा अलग लगता है हमारे मैप से, श्योर। because this is what is the this is a Pacific centered map. यहाँ पर सेंटर पे पैसिफिक ओशन है। नॉर्मली हम जो मैप देखते हैं इंडिया में, वी सी अ मैप जहां पे पैसिफिक ओशन के दो टुकड़े होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, राइट, जहां राइट। पे यूरोप इंडिया काइंड ऑफ बीच में आ जाता है, बट इसमें पैसिफिक ओशन बीच में है और वो लोग अटलांटिक ओशन से दुनिया को तोड़ते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली एक जियोइडिक, वी लिव ऑन अ स्फीयर, राइट, द अर्थ इज अ स्फीयर, स्फीयर के मैप को एक यू नो like on a two-dimensional thing is difficult to put. So absolutely, उसमें भी बहुत politics है, but this is a Pacific-centered map. This kind of shows all of the important choke points that are there today. But just to give you an illustrative example, I'll just mark with green all of the places where the British Empire essentially had control over at one point. Right? श्योर। उनका ब्रिटिश आइल्स पे तो कंट्रोल हमेशा से था, विच इज ओके। ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, एकदम लेफ्ट एज पे हम देख रहा देख सकते हैं। देयर इज द ब्रिटिश, द ब्रिटिश आइल्स, वहां पर कंट्रोल था। उसके नीचे देयर इज द पिंक लाइन कॉल्ड द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो राइट। पूरा मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। जिब्राल्टर बोल के एक छोटा सा, एकदम छोटा सा पार्ट है जो स्पेन के साउथ में आता है, बट वो आज भी यूके कंट्रोल करता है। इट इज बेसिकली अ प्लेस वेयर बर्ड्स कम एंड poop. Okay. There ओके। is hardly anything in Gibraltar except for an airport, a couple of houses, and essential British control. Very few people live in Gibraltar. वहां पर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कुछ नहीं है, एक छोटा सा बंदर है, like there is a port and there are actual monkeys. Okay, श्योर। monkeys and birds. And that is it. या। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के पास में जिब्राल्टर बोल के एक छोटी सी जगह है जो आज भी यूके कंट्रोल करती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ब्रेग्जिट के टाइम पर जब यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा था, तब जिब्राल्टर को लेकर भी प्रॉब्लम्स हुए थे बिटवीन स्पेन। स्पेन आज भी बोलता है कि हमें जिब्राल्टर वापस करो, ये आपकी जगह नहीं है। ये पूरी की पूरी स्पेन से ही घिरी हुई है। ओके। वहां पर और कोई तरीके से आ भी नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर अ फ्लाइट, बिकॉज यू हैव टू क्रॉस थ्रू स्पेन। श्योर। Right. And it having control there means having control over anything and everything that comes and goes out of the entire Mediterranean Sea. तो मतलब यूरोप का पूरा इकोनॉमी जो भी सी रूट से जाता है या आता है, इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। श्योर। एग्जैक्टली साथ में देयर इज द सुएज कनाल। सुएज कनाल हमें पता ही है, was basically made by the French and the British people while they completely controlled Egypt. तो वो उन्होंने ही बनाया है और उस पे वो लोग पूरा कंट्रोल भी करते थे। जब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस इजिप्ट को इंडिपेंडेंस देकर निकल भी गए, इजिप्ट ने सुएज कनाल को नेशनलाइज किया। हम्म। राइट, एंड नेशनलाइज करने के बाद बेसिकली सुएज कनाल वाज एसेंशियली अ कॉर्पोरेशन जो अपने प्रॉफिट्स अपने पास रखते थे, विच बिकॉज इट वाज मेड बाय कंपनीज इन यूके एंड फ्रांस। तो इजिप्ट बेसिकली डिसाइडेड कि ये सुएज कनाल इज माइन एंड आई विल नेशनलाइज इट, ये मैं अपने लिए रख लूंगा। ओके। ये करने के लिए उसमें ऑब्वियसली बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, फ्रेंच एंड द यूके गवर्नमेंट गॉट इन्वॉल्व, बट सुएज कनाल इज अगेन अ मेजर चोक पॉइंट जहां से देखो मेडिटेरेनियन सी के दो एग्जिट पॉइंट्स हैं, एक हम्म। जिब्राल्टर और सुएज कनाल, दोनों यूके कंट्रोल करता था एक टाइम पे। बल अल मंदेब जो एरिया है वो भी यूके कंट्रोल करता था बिकॉज दे हैड कंट्रोल ओवर येमेन एंड पार्ट्स ऑफ इथियोपिया। इंडिया तो पूरा का पूरा आपको दिख ही रहा है कि कंप्लीटली यूके के कंट्रोल में ही था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इंक्लूडिंग श्रीलंका एज वेल। हम्म। यहाँ पर जहाँ पे 30 लिखा हुआ है ना, वो हॉर्मूज के राइट। बारे में जो बात की है, वी विल कम बैक टू हॉर्मूज अगेन लेटर। बट हम्म। यहाँ पे जो 30 लिखा हुआ है वहां पर देयर इज अ स्मॉल आइलैंड, राइट, ओके। इट्स स्टिल कंट्रोल्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम, इट्स कॉल्ड द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी।
ओ अगर या आपको या। हाँ, ये हमें बहुत बार कब दिखता है, जब हम इंटरनेशनल फॉर्म्स में इंडिया टाइप करते हैं, करेक्ट। तो आईएनबी राइट। टाइप करते वक्त बहुत बार आता है इंडियन ओशन या ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। राइट। राइट। हाँ, वो ओके। वहां पर एक छोटा सा आइलैंड है मालदीव्स के नीचे, जो आज ओके। भी यूके कंट्रोल करता है। इट्स इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन। वहां पर बेसिकली कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ एयर स्ट्रिप्स जहां पर प्लेन्स लैंड कर सकते हैं। गॉट इट। दैट्स और ये इट। जो ये एंड जो ये बबल मंदेब है, आई थिंक दिस इज द सेम पाथ राइट, जहाँ पे यमन हुतीज रेबल्स अटैक कर रहे हैं हाँ, शिप्स पे, राइट, जहाँ पे अमेरिका इज राइट। नॉट अभी हैप्पी बिकॉज़ हुतीज आर अटैकिंग देम एंड हुतीज आर इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाय ईरान। एब्सोल्युटली। तो यहाँ या। पर अभी बिकॉज ऑफ द ईरान अमेरिका वॉर, अभी वहां पर येमेन के हुतीज आर बेसिकली सपोर्टिंग ईरान बाय सेइंग कि एक तो चोक पॉइंट बंद हुआ है, हम दूसरा भी चोक पॉइंट बंद कर लेंगे, उसके बाद आप देखो क्या करना है जिंदगी में। राइट। राइट। विच इज अगेन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पावर एंड यू नो एक तरीके से इफ यू हैव वन द जियो पोलिटिकल लॉटरी, व्हाई नॉट यूज इट? Right. एब्सोल्युटली। Essentially, एब्सोल्युटली। in politics, if you have an advantage, you should use the advantage. Otherwise, what's the point of having an advantage? एब्सोल्युटली। Again, अगर हम देखें तो वो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी इज कंट्रोल्ड बाय यूके। केप ऑफ गुड होप विच इज साउथ अफ्रीका, कंप्लीट यूके कंट्रोल। राइट। सिंगापुर, स्ट्रेट ऑफ मलाका जहां पे लिखा हुआ है एशियाज प्राइमरी चोक पॉइंट, सिंगापुर वाज एंटायरली अ यूके थिंग। आपको पता ही है। राइट, हम्म। सिंगापुर वाज हम्म। कंप्लीटली अंडर यूकेज इन्फ्लुएंस। ये हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पूरा का पूरा तो यूके का ही था। आज भी एक हद तक दे आर पार्ट ऑफ द realm of the Commonwealth। मतलब टेक्निकली द किंग ऑफ यूके इज ऑल्सो द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द किंग ऑफ न्यूजीलैंड। तो हम्म। वो तो आज भी अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट यूके के कंट्रोल में ही है। चाइना के साउथ में हांगकांग एंटायरली यूके के कंट्रोल में था। राइट। ओके। एंड अप टू अ स्मॉल एक्सटेंट यहाँ पर अर्जेंटीना जो है एकदम बॉटम राइट कॉर्नर पे, अगर हम आए, राइट। जो छोटा सा राइट। येलो पॉइंट है, उसके पास में यू विल बी एबल टू सी वेरी स्मॉल आइलैंड्स, जो मैंने अभी वहां पे ग्रीन स्पॉट किया हम्म। है। या। दीज आर द फॉकलैंड आइलैंड्स। फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर अर्जेंटीना और यूके की वॉर हुई है 1980s में। राइट। ये बहुत पहले भी आने की जरूरत नहीं है। ये अगेन, राइट। फॉकलैंड आइलैंड्स पे क्या है? फॉकलैंड आइलैंड्स पे देयर आर सीगल्स एंड दैट इज इट। कभी कभी हम्म। कोई पेंगुइन आपको देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू अंटार्कटिका, बट दैट इज व्हाट फॉकलैंड आइलैंड्स इज। सीगल्स एंड पेंगुइन्स, दैट्स इट। और राइट। वहां पर कुछ नहीं है, कुछ उगता नहीं है, मतलब these are islands. Okay, so obviously there will not be a lot of natural resources in islands, but they are controlled and under the control of the British. Canada, अगर हम देखें, पूरा का पूरा Canada was under British control, right, including Newfoundland here and हम्म। everything. हम्म। Again, that was under the control of the British. उस टाइम पर पनामा कनाल एग्जिस्ट नहीं करता था। पनामा कनाल इज अ फेयरली न्यू थिंग। तो पनामा कनाल पे ऊपर कंट्रोल इज एन अमेरिकन थिंग, जो अमेरिका ने करवाया है बिकॉज अमेरिका कंस्ट्रक्टेड द पनामा कनाल एंड एवरीथिंग। हम्म। So here you see practically every choke point in the world was under the direct control of UK to ensure that कुछ नहीं हो सकता है कहीं पर भी। सुपर इंटरेस्टिंग, सुपर इंटरेस्टिंग। So ऐसे choke points पे control is very important. A very small interesting story is have we've all probably in history somewhere talked about or heard of something called the fall of Constantinople. या। कॉन्स्टेंटिनोपल को आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। Constantinople ka fall is a direct relation to what everything in political in the world today, which is also a major geopolitical choke point. जो जब fall of Constantinople हुआ, somebody else came and took control over Constantinople from what it was. That basically led to colonialism today. Everything direct relation। क्योंकि पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू से एशिया और यूरोप का ट्रेड होता था। कॉन्स्टेंटिनोपल कैप्चर हो गया टर्क्स के बाद, टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, दे स्टॉप्ड ट्रेड, एंड बिकॉज दे स्टॉप्ड ट्रेड, पीपल लाइक वास्को ड गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस वर इंस्पायर्ड कि वी नीड टू सर्च फॉर न्यू सी रूट्स टू इंडिया, दिस एंड इज दैट लाइक इज हाउ। दिस इज लाइक 15th century। This is 15th century. 1453 was the year in which Constantinople fell. Constantinople was captured, and राइट। 1490s में Vasco da Gama reached India. Direct ग्रेट। relation. या।
Interesting, very interesting. So, abhi last month when Donald Trump visited China, both he and Xi Jinping had a face-to-face meeting in which a few delegates Uh-huh. were. So, how do you see China playing its role in this game of geopolitics? को लेकर यूएसए डिफेंड ना करे तो ताइवान पे कंप्लीटली कैप्चर चाइना आज नहीं तो 25 साल में करेगा ही करेगा. जस्ट इंटरेस्टिंगली यू कैन किसी को भी इंटरेस्ट हो, यू कैन जस्ट गूगल अंडर सी केबल्स एंड यू विल सी द एंटायर वर्ल्ड. इंडिया हैज अ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज जो शायद बहुत कंट्रीज को नहीं मिलता है. वन ऑफ द रीजंस व्हाई द ब्रिटिश वांटेड कंट्रोल ओवर द होल वर्ल्ड. चाइना इंटरफियर्स इन डे टू डे एक्टिविटीज इन वियतनाम, इन मलेशिया, सिंगापुर तो इज हाफ रन बाय चाइनीज कंपनीज अप टू अ लार्ज एक्सटेंट.